पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पंचकुला में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और ये प्रदर्शन जो है कामयाब रहा। इस प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने पहले वाटर कैनन से कर्मचारियों पर हमला किया और फिर अश्रु गैस के गोले छोड़े। उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही बेरहमी से दौड़ा दौड़ाकर कर्मचारियों को पीटा। ये तस्वीरें किसी भी एंगल से लोकतांत्रिक नहीं लगती। सरकार का जो रवैया है वो सचमुच संगीन रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्मचारी नेता दिनेश शर्मा पावड़ा जी हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये आंदोलन रहा और किस तरह से सरकार का बर्ताव रहा। आज ही के दिन सरकार ने पहल करते हुए कर्मचारियों से बातचीत भी की है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो पहले वो तस्वीरें देखिए जो विचलित करती हैं हमें, और इन तस्वीरों को आप तस्वीर की शक्ल में ही देखें, तस्वीरों में खुद को महसूस करके देखें, क्योंकि सवाल आपके भविष्य का भी है। और सरकार के इस बर्ताव पे आपकी तल्ख टिप्पणी जानना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज लाइन हिंदी के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं जी, जो आप हमारी बात को इतनी बेबाकी से आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा वाकया, इतना बड़ा मॉब वहां पे इकट्ठा करना, उसके बाद वाटर कैनन से हमला, लाठियां बांधना, अश्रु गैस के गोले दागना, ये सारा कहीं ना कहीं प्री प्लान्ड सा लगता है। सरकार ने जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि आज हरियाणा प्रदेश के तमाम सरकारी विभागों का 1.25 लाख कर्मचारी पंचकुला पहुंचने को मजबूर हुआ। इसके लिए भी पेंशन बहाली संघर्ष समिति, हमारे राज्य नेतृत्व विजेंद्र धारीवाल जी ने 1 महीना पहले सरकार को आगाह किया कि बजट सत्र आने से पहले आप हमारी घोषणा करें, वरना हम मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान कर रहे हैं, वो आवास को हम घेराव करेंगे। लेकिन सरकार ने बिल्कुल अनदेखा किया, या यूं कहे सरकार ऐसा ही चाहती है कि आम लोग, आम कर्मचारी, आम जनता, कमेरा वर्ग सड़क पर आए और चिल्लाए चीखे अपने अधिकारों के लिए। इनकी मंशा के मुताबिक सरकार कर्मचारियों को मजबूर होकर पंचकुला पहुंचना पड़ा। एक रोड ऐसा फिक्स कर रखा है हाउसिंग बोर्ड पंचकुला में, जहां पर कर्मचारी को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। तो बर्ताव बर्बरता के साथ किया गया। जो पुलिस कर्मचारी हैं चंडीगढ़ पुलिस के, बार बार उनके द्वारा बरगलाया जाना, और फिर हम आराम से बैठ करके देखो। मैं एक बात दर्शकों को यह क्लियर कर देना चाहता हूं और मुख्यमंत्री साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप एक बार जरा गौर फरमाएं इन तस्वीरों के ऊपर जो हाल हुआ है। कोई अनपढ़ आदमी या कोई शराबी तबका वहां पे नहीं था, जो इन पॉलिटिशियंस की रैलियों में होता है अक्सर। ऐसा नहीं था किराए के लोग वहां पे नहीं थे, सारा कर्मचारी तबका था, पढ़ा लिखा तबका था, और अगर कोई रिटायर्ड एसोसिएशन का था या बिना कर्मचारी के भी आम जनता गई हुई थी। सब सभ्य और शालीन और मर्यादित तरीके से हम अपना आंदोलन कर रहे थे। सरकार के खिलाफ हम नारेबाजी कर रहे थे। संविधान हमें इस बात का अधिकार देता है कि हम अपने अधिकार के लिए अपनी बात को रख सकते हैं सरकार के सामने। सर, परेशानी जैसे मैंने शुरू में कहा कि मुझे तो लग रहा था सब कुछ प्री प्लान्ड है। वाटर कैनन से पानी फेंकना समझ आता है, लेकिन ठंडा पानी फेंकना इस मौसम में कहां से समझ आता है। जानबूझ के जो एक नॉर्मल पानी होता है उससे ठंडा पानी लाया जाना, और लगातार घंटों बारिश की उस पानी की, ताकि कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ी। सर मैं बताऊं, छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं आगे थी। हमें तो मतलब हमारा
सोच के अब भी वो तस्वीर जहन में घूमती है कि उन बच्चों का क्या हाल हो रहा था, आप सोच भी नहीं सकते। सरकार चाहती है कि उसकी खुद की तबीयत अच्छी रहे, आप लोगों की तबीयत अच्छी। सरकार को हमारी तबीयत से कोई लेना देना है ही नहीं। जी। सरकार तो अपने एलईडी में बताता हूँ ना, एसी रूम में बैठ के नजारा देखती, मूवी की तरह देखती है इस चीज को। क्या सरकार को पता नहीं था? क्या उनकी सीआईडी फेल हो चुकी है? क्या उनकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल हो चुकी है कि 1.25 लाख कर्मचारी आपके दरवाजे पर आ चुका है? आपको व्यवस्था करनी चाहिए, इनके बैठने की, उठने की, एक बात करने की पहल करनी चाहिए। क्या आप उसके लिए ये सब स्क्रिप्ट लिखेंगे कि पहले इनके साथ ये करते हैं? हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जितने भी थे जो वाटर कैनन के रेंज में थे, लगभग सब बीमार हो चुके हैं। सबके गले ऐसे ही बैठ चुके हैं। सर्दी का टाइम है, इनर विनर डाल के हम लोग जाते हैं, सब गिला होगा। रात भर हम नंगे पांव घूमे, जूते हमारे वहां छूट गए हैं, सॉक्स है गीली है, इनर गीली है, महिलाओं के कपड़े गीले हैं। किसी के पास या तो चेंज करने के लिए कपड़े नहीं थे, अगर थे तो जगह उपलब्ध नहीं थी। इतना बुरा मंजर, और फिर इसके ऊपर से लाठियां भाजना। मतलब महिलाओं को इतनी बेदर्दी से जो पीटा गया है, वहां पर बच्चे और महिलाओं को नहीं बख्शा गया है। पुलिस वालों ने देखा ही नहीं, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, जवान है, कहां लग रही है। सैकड़ों हमारे साथी, ये जिस्म पे हमला है या फिर हौसलों पे हमला है? सर, ये आत्मा पे हमला है। ये 1.25 लाख कर्मचारी जो वहां पहुंचे थे, उनके साथ साथ जो 2.25 लाख कर्मचारी एमपीएस से पीड़ित है, उनके ऊपर, जो हरियाणा प्रदेश की जनता है, आम जनता की आत्मा के ऊपर हमला है। एक कहावत सुनी थी, कहां से सुनी थी मुझे याद भी नहीं है, कि अगर कुत्तों की सेना का सेनापति शेर को बना देना, सारे कुत्ते शेर की तरह लड़ते हैं, और शेरों का सेनापति कुत्ते को बना दें तो सारे शेर कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। मैं कल वहां पे मंच के माध्यम से जी मुख्यमंत्री जी को बोल रहा था, मुख्यमंत्री जी, ये सारे आज 1.25 लाख शेर बैठे हैं और इनका सेनापति विजेंद्र धारीवाल गब्बर शेर है। तो आपको तो सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। और आप आओगे, आप यहां धरना स्थल पर आओगे, हमारे डेलीगेशन से मिलोगे, आप टाइम मांगोगे हमारे साथियों से। धारीवाल नाम में ही धार है, नाम में धार है सर, और धार ऐसी है चट्टान की तरह। हमारा नेतृत्व आज खड़ा है। मैं बताना चाहता हूं, आज की जो मीटिंग खुले मंच से, कल भी धारीवाल साहब ने खुले मंच से कहा था कि मुख्यमंत्री जी, जब हमारे साथ आप बात करने आओ, हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्य है, सारे तजर्बे आदमी अपनी जिंदगी में अप्लाई करके नहीं हासिल कर सकता, कुछ तजर्बे देख के भी लेने चाहिए। एक बार आपके बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के जो रहे हैं, उनसे फोन पे बात करके आ जाना, उन्होंने ओपीएस के बारे में क्या बोला था, और आज वो सत्ता से बाहर है कि अंदर है, फिर हमारे से बात करने आना। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री साहब ने वो भी नहीं सुना। दिनेश जी, आज की मीटिंग में क्या कुछ रहा? आज के नतीजा क्या निकला? नतीजा ये रहा सर, ये बर्बर अत्याचार के बाद खुद ओएसडी की रिक्वेस्ट हमारे नेतृत्व के पास आती है। भूपेश्वर दयाल जी कल शाम को मिन्नत करके पूरा का पूरा 1.25 लाख कर्मचारी पड़ाव डाल दिया था धरना स्थल के ऊपर कि हम उठेंगे नहीं। भूपेश्वर दयाल जी 1 घंटा मिन्नत करने के बाद आए, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मीटिंग करके उनको बुलाया और उन्होंने बिल्कुल लिखित में और मीडिया के सामने आश्वासन दिया कि कल मुख्यमंत्री जी बजट सत्र का पहले दिन समाप्ति के तुरंत बाद आपसे, आपके डेलीगेशन से मिलना चाहते हैं। हमने आपसे सहमति से मीटिंग करके फैसला लिया कि हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, टेबल टू टेबल हम बात करना चाहते हैं। तो आज हमारा 22-23 लोगों का डेलीगेशन बुलाया है। 3 बजे बुलाया था, 4 बजे मीटिंग शुरू हुई है। मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर के लिए शायद रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि कोई बीच का समाधान आप निकालें और कुछ सोल्यूशन करके दे पुरानी पेंशन के ऊपर। लेकिन हमारे नेतृत्व ने वहां भी बिना दबे, बिना सोचे और बिना दाएं बाएं की बातें सुने, केवल और केवल वही एक डिमांड कि मुख्यमंत्री जी आप कमेटी बनाइए, आप उसमें एसीएस को बिठाइए, आप पड़ोसी देशों, पड़ोसी अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुला लो। आप बीच का रास्ता, आपने शब्द प्रयोग किया, बीच का रास्ता से क्या मतलब? बीच का रास्ता मुख्यमंत्री जी ने प्रयोग किया। अब बीच का रास्ता क्या है वो जाने। शायद वो कहेंगे 14% से हम 24% कर रहे हैं, हम मिनिमम 34% गारंटी देते हैं पेंशन की। लेकिन हमारे नेतृत्व की वही एक मांग, वही एक नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा मुख्यमंत्री जी लेने आए हैं, लेकिन सिर्फ पुरानी पेंशन, इसके अलावा कुछ नहीं। मंत्रणा करो आपके मंत्रालय में बैठ के। ये निकलती है दिल से आवाज, धीरे धीरे जो गला बैठा हुआ है, और मैंने कहा था कि आवाज बुलंद है, अब वो अपनी रंग में आने लगी है। अपनी चर्चा को जारी जो है रखिए आप। मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट शब्दों में कहा, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, राजा हैं,
पद की गरिमा है, पद को सलाम है, कुर्सी की मान मर्यादा हम रखते हैं। आप अपने वजीरों से, अपने मंत्रियों से जितनी मर्जी कमेटियां गठित करें, दिन रात इसके ऊपर चर्चा करें। प्रधानमंत्री से कितने टाइम जो है प्रतीक्षा करेंगे आप? टाइम नहीं, उन्होंने 2 मार्च को दोबारा मीटिंग बुलाई है। जी जी आने वाले 2 मार्च को फिर से मीटिंग होगी। जी जी। कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी या जो भी अपना बीच का रास्ता जो सोचते हैं वो रखेंगे। लेकिन हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है हमारा बड़ा स्पष्ट है। कहीं सरकार ऐसा तो नहीं 5-6 महीने 8 महीने आपके आंदोलन पे विराम लगाना हो चाहिए और इस तरह की रणनीति राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान के संविधान में सरकारें बनाती हैं, राज करती है, लोकतंत्र है सर। लेकिन आज हरियाणा का प्रत्येक कर्मचारी जागरूक है अपने अधिकार के प्रति, ज्यादा लंबा समय नहीं देंगे। यह बात हरिवाल साहब ने कही है। 2 तारीख अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी लेके आते हैं 2 के बाद फिर महीने भर की तारीख फिर 2, जैसा कि आप बता रहे हैं जो कोर्ट में लंबे लंबे केस चलते हैं, उस मोड में पेंशन बहाली संघर्ष समिति का ना तो पदाधिकारी उस मोड में है और ना ही पब्लिक उस जोन में है। मैं आपको बता देता हूं, मेरा व्हाट्सएप आप चेक कीजिए, मेरे फोन कॉल्स आप चेक कीजिए, इतना माहौल गर्म है कि प्रधान जी आदेश दे दो, 2 तारीख भी दूर लग रही है, आज ही फैसला क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री हमारे इतने सक्षम नहीं है? क्या उनके अर्थशास्त्री आज तक उनको ये समझा नहीं पा रहे हैं? 345 करोड़ रुपया पर ईयर बचता है पेंशन देने के बाद, पुरानी पेंशन दे दो 345। अरे सर 10% हमारी तनख्वाह से काटा जाता है, 14% मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि आम करदाता का पैसा काटा जाता है, 24% तो सीधा ही बच गया। उसके बाद हम जीपीएफ में अपना पैसा कटवाएंगे, उससे पैसा कमाओ सर, इस देश और प्रदेश की उन्नति में लगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि नेताओं को एक पेंशन पे ये देश क्यों नहीं ला रहा? देखिए सर, आप एक पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ एक पेंशन, वो 4-4 पेंशन खा रहे हैं। नहीं सर, ये जो 10 पेंशन खा रहे हैं, 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद 7 से 8 पेंशन ले रहे हैं, और वो तो एक नाम है। जी जी। कितने मंत्री, एमएलए, एमपी, सांसद रिटायर हो चुके हैं? प्रतिशत निकाले तो प्रतिशत निकाले ही सर। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि 2030 तक दिवालिया हो जाएगा अगर हमने पुरानी पेंशन बहाल की तो। माननीय मुख्यमंत्री जी 2030 तक एनपीएस का केवल 1 से 1.5% कर्मचारी रिटायर हो रहा है। आंकड़े आप अपने वित्त मंत्रालय से निकाल के देखो, एनपीएस का कर्मचारी रिटायर ही नहीं हो रहा। 2030 तक आप ओपीएस लगा लें, एनपीएस लगा लें। अब तो शब्द वापिस ले लिए होंगे आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री सर, सारे काम करेंगे जी। वो एक बात मैं बता ही देता हूं, क्योंकि इस बार 2024 के मुद्दे में, 2024 के इलेक्शन में सीधा सीधा मैं बोलता हूं, अगर भाजपा सरकार अभी भी नहीं चेती, अगर उन्होंने इस मुद्दे पर संज्ञान नहीं लिया, तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हरियाणा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश भर में ओपीएस का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और वो जनता ही है जी जी कि उठो सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जी जी जी। आसपास के सराउंडिंग में नजरें घुमा करके देखिए, राष्ट्रकवि दिनकर की ये पंक्तियां हैं, दिनकर जी की पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। ये जो आपका आंदोलन हुआ इस रूप में भी काफी सफल है कि आप नेता आज के ही पेपर में है, सभी लगभग पेपर में, बिल्कुल इनेलो भी और कांग्रेस पार्टी भी, तमाम पार्टियां आपके समर्थन में हैं और ये ऐलान कर चुकी हैं कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो पुरानी पेंशन जो है बहाल हो जाएगी। आप जो है इन बिंदुओं पे क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं के एक भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में स्टेटमेंट दे दी थी कि कर्मचारियों अगर तुम्हें पेंशन चाहिए तो इलेक्शन लड़ लो और पेंशन खाना। हम ये कहते हैं हम कर्मचारी हैं जी, हम पॉलिटिशियन नहीं है। मजबूरी में ही हम इलेक्शन, मजबूरी में ही सही, सियासत साथ तो दे रही है, मैं वो सियासत जो अभी कुर्सी से दूर है। हम कहते हैं हम इलेक्शन लड़ते नहीं है, लेकिन हम इलेक्शन करवाते हैं, ये आप क्यों भूल रहे हैं? इलेक्शन हमने करवाना है, हम आम जनता हैं जी जी। पलटते हुए देर नहीं लगाते। कहीं आपको लगता है ये जो पार्टियों ने ऐलान कर दिया है आपके हक में, इससे और कहीं जो है ज्यादा दबाव पड़ेगा हरियाणा सरकार पर? 100% दबाव पड़ेगा सर। हरियाणा का कर्मचारी आज इतना तर्क तो रखता है, 2024 आते आते जो पार्टी भाजपा के खिलाफ मजबूत दिखेगी, तमाम हरियाणा का कर्मचारी वर्ग अपने परिवार सहित, अपने मित्रगण, रिश्तेदारों सहित उस पार्टी को वोट देने का काम करेगा। हम पेंशन वाली संघर्ष समिति की तरफ से, जेजेपी की तरफ से कोई किसी तरह का कोई बयान? सर जेजेपी पे हम विश्वास नहीं करते हैं। जेजेपी के घोषणा पत्र को पता नहीं कहां छुपा के बैठे हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो दिखाई नहीं रहे। घोषणा पत्र का नाम लेते ही उठ के चले जाते, उनको पता है ओपीएस की बात होगी। भाई अभी क्या है,
नौटंकी ड्रामे चलेंगे, जैसा कि हरियाणा की राजनीति में हमेशा चलते आए हैं। अभी शायद उप मुख्यमंत्री साहब भी इस बात को भुनाने की कोशिश करें कि हाँ भाई, हमें हमारा घोषणा पत्र मिल गया, कहीं रख के भूल गए थे, हाँ इसमें ये लाइन लिखी हुई है, हम पढ़ लेते, आज याद आई, अब इस पे काम करेंगे। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप कृपा करके अब उस घोषणा पत्र को खुद ही पढ़िएगा, और कम से कम आगे अगर आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, मुझे तो लगता नहीं, लेकिन फिर भी अगर लड़ती है, तो घोषणा पत्र ऐसा बनाइएगा जो हर वक्त आपकी टेबल पे रहे, आंखों पे रहे, और आपकी सुनवाई उसके अंदर हो सके। आप सत्ता का सुख भोगने की बजाय घोषणा पत्र पे काम करें। 2 मार्च के बाद जो है आपको अनुमान लग ही जाएगा, तो किस तरह की आपकी जो है रुख रहेंगी, किस तरह की रणनीतियां रहेंगी? कहीं ना कहीं ये बोध तो हो ही जाएगा आपको मीटिंग में 2 तारीख को। सर देखिए, मैं एक रास्ता क्या होगा आपका, ये मैं जानना चाहता हूं, थोड़ा सा पॉजिटिव, क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है, रास्ता में जानना चाहता हूं। गंभीर के साथ साथ मैं कहता हूं ये बहुत संवेदनशील मसला है। जी। ये तमाम कर्मचारी वर्ग के बुढ़ापे का मसला है, उसके सोशल रिस्पेक्ट का, उसके सामाजिक सम्मान का मसला है। खाली पैसे की लड़ाई नहीं है, सोशल रिस्पेक्ट बड़ी चीज है सर, और ये इतना संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री साहब भी आज उस एज पर हैं, उन्हें बुढ़ापे की कदर होनी चाहिए, इस एज का आभास उसको होना चाहिए कि शरीर की कितनी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कैलिबर रह जाता है। तो मैं थोड़ी सी उम्मीद आज जगी है उनकी पॉजिटिविटी बातें देख करके कि इनका हल करो। सिर्फ इस एक छोटी सी लाइन के ऊपर हो सकता है कोई ऐसा हल लेके आए जिससे हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग उस चीज को आंदोलन में जो लोग जख्मी हुए हैं, भास्कर लिखता है कि 11 जख्मी है, संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इससे कहीं ज्यादा तो हमारे हिसाब लोग के जख्मी हैं। जी। आपने भी खुद लाठीचार्ज को सहा है, बिल्कुल आंखों से जो है देखा है, झेला है। क्या कहना चाहेंगे उन कर्मचारियों को जो फिलहाल हॉस्पिटल में हैं, घायल हैं, जख्मी हैं? सर मैं उन कर्मचारियों को कुछ नहीं कह सकता, हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकता हूं, उनकी हिम्मत की दाद दे सकता हूं, नमन कर सकता हूं। वो कर्मचारी क्या करें, मैं वो मुख्यमंत्री साहब को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब, 2 तारीख को अगर कोई हल नहीं निकलता है, पेंशन वाली संघर्ष समिति अगर आपके कमेटी के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होती है, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कर्मचारी कहता है कि इस बार तोप लगा लेना, गोलियां चलवा देना, वही कर्मचारी इस बार लाख आया था, अगली बार तमाम 2.25 लाख कर्मचारी अपने परिवार सहित, अपने बीवी बच्चों सहित आपके पंचकुला के दरवाजे पर आकर के बैठेगा, और खाली अश्रु गैस और वाटर कैनन से काम मत चलाना, आप गोलियों का बंदोबस्त भी करके रखोगे तो भी हंसते हंसते छाती पे सहेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा हरियाणा का। और 2 मार्च के बाद जो है तय हो जाएगा आखिर कर्मचारियों का रास्ता क्या होगा। भले ही चांद आधा निकले, लेकिन सितारों की वफा उनके साथ है। सभी को सोचना पड़ेगा इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि यह आंदोलन जहां देश के भविष्य को लिए हुए है, वहीं आपका भविष्य भी ये आंदोलन लाजमी तौर पे तय करेगा, इसमें 2 राय नहीं है। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ टाइम हिंदी।